हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो आप आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये क्लास 12th का है और ये अध्याय नंबर 12th हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी और तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अध्याय 12 पढ़ेंगे और रटना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। समझ में आ गया? केवल समझना है आपको, याद रखिएगा। अगर आप रटेंगे तो एग्जाम में लिखने लिखने के लिए बैठेंगे तो आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए होता क्या है, ठीक है। विज्ञान का मतलब क्या होता है? समझना, जानना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है आवेश। पहले तो देखिए यहाँ पे विद्युत, विद्युत क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे नीचे देखिए आवेश लिखा हुआ है। देखिए आवेश परमाणु का एक मूल कण है। क्या है? मूल कण है। समझ में आ रहा है? जो कि क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाने हैं कि आवेश जो होता है वो धनात्मक में भी हो सकता है यानी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी यानी ऋणात्मक में भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम धनात्मक को और ऋणात्मक को अगर एक पास लेकर के आएंगे तो आप बताइए क्या करेगा? आपस में जब एक एक पास लेकर के आएंगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? प्रतिकर्षित कर लेंगे। प्रतिकर्षित मतलब समझ रहे हैं? एक दूसरे में चिपक जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये समान आवेश हो गए हैं और इन दोनों को आपस में लेकर आएंगे तो क्या ये एक दूसरे में चिपकेंगे? नहीं ना चिपकेंगे। एक दूसरे से क्या होने लगेंगे? दूर भागने लगेंगे। समझ में आ गया? अब जैसे मान लीजिए माइनस ले लेते हैं, एक और आवेश माइनस का ही ले लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अगर इन दोनों वस्तु को एक पास लेकर के आएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो आपको क्या समझ में आया कि आवेश जो होते हैं वो तो एक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अगर हम धनात्मक धनात्मक को पास में लेकर के आएंगे आवेश को तो एक दूसरे को धक्का दे करके एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे। समझ में आया बच्चों? और ऋणात्मक अगर कोई मतलब आवेश है तो उन दोनों को अगर हम पास में लेकर के आएंगे, अगर दोनों ऋणात्मक हो तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का दे करके एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक को ऋणात्मक और एक को धनात्मक लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। तो जिस देखिए एक दूसरे को जब आपस में ये चिपक रहे हैं ना, तो इन चिपकने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन चिपकने को हम बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं? आकर्षण। समझ में आ गया? और ये अगर इसी को हम प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को जब दूर भागेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। समझ में आ रहा है? चलिए तो आप यहाँ पे समझ गए। दूसरी लाइन समझिए। देखिए समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को धक्का दे करके दूर भागते हैं, ठीक है। मतलब आपस में चिपकना वो नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, तुम हमारे ही तरह हो, तुम मेरे ही तरह हो। यानी कि जैसे मान लो कि एक कोई आवेश है प्लस में और एक दूसरा आवेश है एक और प्लस में। ये बोलेगा नहीं तुम मेरे तरफ हो, मेरे ही तरह दिखते हो। ये भी बोलेगा नहीं तुम भी मेरे तरह ही दिखते हो। यानी कि हम दोनों एक पास नहीं रह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। समझ में आ गया? और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस, यानी अलग अलग प्रकार के आवेश आ गए, ठीक है। तो ये बोलेगा कि नहीं तुम तो अलग हो, आ जाओ मेरे पास। ये भी बोलेगा कि तुम भी अलग हो, आ जाओ मेरे पास। यानी यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? यानी एक दूसरे में ये आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये तो आपको समझा दिए हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए कूलाम आवेश का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा बच्चों। जो आवेश होता है, आवेश आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। देखिए एक कूलाम आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश
यहाँ पे देखिए, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश रहेगा, 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे वायर है, देखिए बच्चों यहाँ पे कोई वायर है, ठीक है। इसमें अगर हम एक कूलाम का आवेश इसमें अगर छोड़ा जाता है, मान लीजिए इसमें 1 कूलाम का आवेश है इस वायर में, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें जो 1 कूलाम का आवेश है ना, इसमें जो आवेश है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आप बताएंगे 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यानी कि 1 कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। चलिए, तो आप जान ही रहे हैं कि आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है बच्चों। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मतलब गति करते हैं ना, तो उनके गति करने के कारण क्या होता है, उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि अगर पेंसिल होता था, उसको हम बालों में ऐसे ऐसे घर्षण करके और ऐसे पेज रहता था, उसको हम लोग चिपकाते थे, तो क्या होता था, चिपक जाता था। क्यों, क्योंकि घर्षण करने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते थे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते थे, समझ में आ गया, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते थे, इसमें आ जाते थे, और इसमें आ जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी। और जब इलेक्ट्रॉन देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो छोटे छोटे कणों को हम क्या कर देते हैं, आपस में चिपका लेते थे, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखिए तो आप समझ गए होंगे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब वो किस में होते हैं, ऋणात्मक में होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा किस में होता है, ऋणात्मक में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक में होते हैं। तभी तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इतना बड़ा वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ही हैं, इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक किसको आप बोलेंगे, बताइए, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, तो बच्चों किसको बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सबसे ज्यादा ऋणात्मक वाले आवेश, ऋणात्मक वाले वस्तु बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो हम आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर, आवेश को हम किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से, किससे, क्यू से। और आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। और ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दर्शाता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसको दर्शाता है, E, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होंगे, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है, इतना की वैल्यू लिखेंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना बच्चों, देखिए मान लीजिए Q बराबर पूछ देगा, Q बराबर N इंटू ई होता है, ठीक है। आवेश निकालने के लिए बोल देगा तो कहेगा कि आवेश निकालिए, तो Q बराबर, तो N का मान आप कितने, N का मान क्या है, एन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और उस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप लिख लेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई का मान कितना होता है, ई का मान आपको पता ही है, 1 पॉइंट होता है 6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, गुलाम, ये ऋणात्मक में होता है, ये मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा गुलाम का, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत धारा, मान लीजिए वो वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यही जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं ना, आपको बताए थे हम कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ना, ऐसे मूव करेंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण क्या होगा, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट धारा बहने लगेगी, ठीक है। यानी कि इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत धारा बहने लगेगी, समझे बच्चे हो। तो क्या होगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के
नाम से जानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण जो आवेश उत्पन्न हो जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी वस्तु है उसमें आवेश अगर प्रवाहित हो रही है तो कितने समय में कैसे प्रवाहित हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, विद्युत धारा के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू अपान टी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है, एम्पियर आप याद रखिएगा। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा एम्पियर। एम्पियर को हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि देखिए I बराबर क्या होता है, Q अपन T होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। और Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, गुलाम होता है, इसे हम C से दर्शाते हैं। ठीक है, और T क्या है बच्चों, T है हमारा समय यानी कि सेकेंड को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे बस वैसे ही रख दिया गया है। अगर अगर मान लीजिए कि 1 एम्पियर की धारा अगर बह रही है, ठीक है, तो 1 गुलाम ऊपर लिख देंगे, 1 सेकेंड नीचे भी तो रहेगा, तो गुलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गुलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो धारा को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, धारा का एक और मात्रक क्या हो जाएगा, गुलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे धारा का एक और मात्रक क्या होता है बच्चों, गुलाम प्रति सेकेंड, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं, एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 माइक्रो है, ठीक है, ये वाला मिली है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये एम है ना बच्चों, एम ये मिली को दर्शा रहा है। ठीक है, मिली एम्पियर, ये ए एम्पियर को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये माइक्रो को दर्शा रहा है, माइक्रो को, और ये एम्पियर को दर्शा रहा है। तो आप याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ठीक है बच्चों, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 10⁻6 एम्पियर। तो इस ये नंबर को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो हम विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मापेंगे बच्चों, तो हम एमीटर को मापेंगे। ठीक है, एमीटर को। ठीक है, यानी एमीटर को नहीं मापेंगे बच्चों, सॉरी, एमीटर को नहीं, हम एमीटर के द्वारा ही मापेंगे। किसको, धारा को मापेंगे, धारा को यानी करंट को। अगर आपसे पूछेगा कोई कि करंट को किससे मापते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि हम एमीटर से करंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं। समझ आ गया। चलिए, अगर कोई पूछ देगा कि आप बताइए बोल्ट को किससे मापते हैं, बोल्ट, बोल्ट, तो आप क्या बताएंगे, बोल्ट मीटर से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए एमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे देखिए, प्रतीक इसका क्या होता है, आप याद रखिएगा, प्रतीक ये ए होता है। ठीक है, एमीटर का प्रतीक ए होता है। ठीक है, इसको इस तरीके के सिंबल द्वारा दर्शाया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ और देखिए, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध समझ रहे हैं बच्चों, एमीटर का जो रेजिस्टेंट होता है वो बहुत कम होता है, और हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमेशा इसको किस में जोड़ते हैं, प्रतिरोध को, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए श्रेणी क्रम में मान लीजिए यहाँ से, और ये हमारा वायर है। ठीक है, ये हमारा वायर है, यहाँ पे मान लीजिए
कि ये हमारा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और यहाँ से हम करंट यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोई करंट दे रहे हैं, ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट दे रहे हैं, तो अगर हम इसको धारा को मापना है ना बच्चों, तो इन धारा को मापना है तो हम इसको हम श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्या कर देंगे, एमीटर को लगा देंगे, ठीक है। एमीटर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगा देंगे, तो ये श्रेणी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मान लीजिए कि यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये करंट फ्लो हो रही है, और रेजिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ज़्यादा अगर रहेगा, किसी तार का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मान लीजिए एमीटर में ही है, एमीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, तो ये करंट आएगी ना बच्चों, तो करंट इधर को जाने में इसको रुकावट प्रदान करेगी, ठीक है, इसको रोकने की कोशिश करेगी धारा को, ठीक है, बोलेगी तुम इधर आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। यानी कि प्रतिरोध क्या करता है, धारा का क्या करता है, विरोध करता है, यानी विद्युत करंट का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, उसको मतलब गति नहीं करने की मतलब उसको गति नहीं करने देता है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन, अगर देखिए विद्युत धारा की दिशा अगर इधर बह रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की गति किस साइड होगी, इस साइड होगी, ठीक है बच्चों, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि विद्युत धारा अगर विद्युत धारा की डायरेक्शन अगर इस साइड है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड प्रवाहित होंगे, इस साइड प्रवाहित होंगे, समझ में आ गया। यानी कि जस्ट उसके विपरीत होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए बच्चों, विद्युत धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, ठीक है। देखिए, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम सबसे पहले जब प्रेक्षण किया गया था ना, तो हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं था, ठीक है ना। देखिए, अतः विद्युत धारा को धनावेश, यहाँ पे रुक जाइए बच्चों, इसको हटा देते हैं, अब आपको दिखेगा। देखिए, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है, यानी कि विद्युत धारा को क्या बोला जाता है, धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। चलिए बच्चों आगे देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, भी, इसको हम किससे, कौन से प्रतीक है इसका, भी प्रतीक है। तो देखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है, आप विभवांतर कहलाता है। कोई आवेश है, ठीक है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर। यानी विभव में अंतर कर देता है, तभी तो धारा बहेगी, ठीक है, इधर से उधर जाएगी। देखिए, आवेश को ये क्या करता है, एकांक कोई आवेश है, ठीक है, एकांक कोई आवेश आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एकांक आवेश है, ठीक है, इस आवेश को एक बिंदु से, मान लीजिए ये आवेश यहाँ पे है, इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में, ठीक है, दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना बच्चों, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। यानी विभवांतर को किससे दर्शाते हैं बच्चों, भी से, ठीक है। और भी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई, यहाँ पे देखिए बच्चों, डब्ल्यू बाई क्यू होता है यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको हम जूल प्रति कूलाम के नाम से भी जानते हैं, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोल्ट कहते हैं, ठीक है, बोल्ट, आप याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए बच्चों, एक वोल्ट क्या होता है समझिए। जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए, एक वोल्ट यानी जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, 1 कूलाम का आवेश है। 1 कूलाम को जब यहाँ से इस बिंदु से यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1 कूलाम आवेश को हम लेकर के जाएंगे तो 1 जूल कार्य करेंगे, ठीक है। तो विभवांतर जो होता है 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो विभवांतर हुआ वही क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। ये हम आपको ऊपर बताए हैं लिख करके, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर देखिए बच्चों, जैसे कि अमीटर था ना, अमीटर, देखिए अमीटर, अमीटर, यहाँ पे अमीटर लगा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर यानी यहाँ पे भी लगा है मान लीजिए, ठीक है। मीटर, सब में मीटर, जहाँ मीटर लगेगा समझ जाइए कि ये विद्युत धारा को मापने का काम ये कौन करता है। देखिए विद्युत धारा को मापने का काम ये कौन करता है? अमीटर करता है। और वोल्ट को मापने का कार्य कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि विभवांतर, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? देखिए विभवांतर को मापने मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? ज़्यादा होता है, यानी कि ये विद्युत धारा का ज़्यादा विरोध करता है, ठीक है, उसको जाने से रोकता है। और हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। पार्श्व क्रम मतलब समझ रहे हैं बच्चों? पार्श्व क्रम मतलब ये बोल रहा है कि हमेशा ये समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस क्रम में जोड़ते थे बच्चों? एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। किस क्रम में जोड़ते थे? श्रेणी क्रम में, ठीक है। लेकिन इसको हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। किसको? वोल्ट मीटर को। देखिए वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को किस में जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में। आप याद रखिएगा, इसका प्रतीक ये होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका प्रतीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेल, हम सेल के बारे में जानेंगे। देखिए यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, यानी कि ये एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर समझ रहे हैं, विभव में अंतर को बनाए रखती है। जब विभव में अंतर होता है ना बच्चों, तभी करंट इधर से उधर फ्लो होती है, ठीक है, तभी धारा धारा बहेगा, ठीक है, जब विभव में अंतर होगा तो। समझ में आ रहा है? तो यह एक एक ऐसी सरल युक्ति है जो विभवांतर को क्या करती है? बनाए रखती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होता है। समझ में आ रहा है? तो जाहिर सी बात है कि जिधर विद्युत धारा ज़्यादा होगा और जिधर कम होगा विद्युत धारा, उधर ही तो प्रवाहित होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा मान लीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे ऊंचा स्थान है, ठीक है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है। और मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये कोई टंकी है, ठीक है, ये भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम अगर इसको कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे खोल करके इसमें खोल देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो मान लीजिए कि देखिए ये तो हो गया। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो ये इसका पानी तो इसमें जाएगा नहीं, नहीं ना जाएगा बच्चों, क्योंकि अब देखिए ये उच्च उच्च हो गया, ये निम्न हो गया, ठीक है। तो ये इसका पानी इसमें क्या होने लगेगा? इसमें आने लगेगा। तो यही बोल रहा है, यानी कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। इसे आप याद रखिएगा, यानी कि धारा जो होती है हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ क्या होती है बच्चों? प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, यानी कि जो विद्युत सर्किट जो होते हैं बच्चों, सर्किट समझ रहे हैं ना, उसमें जो हमेशा उपयोग होते हैं वो उनके कुछ प्रतीक आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। आप इसे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो देखिए विद्युत सेल का जो प्रतीक क्या होता है, इस तरीके का अगर विद्युत सेल का प्रतीक बनाना है तो इस टाइप का होता है, ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक लंबा सा ऐसे करके यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ये छोटा वाला ये क्या दर्शाता है? माइनस को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए
तो आगे देखिए, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन को हम इस सिंबल द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। और खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच को अगर खुला हो तो इसको हम इस सिंबल द्वारा दर्शाते हैं। तो इस सिंबल को आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, बंद प्लग कुंजी द्वारा अथवा स्विच को, और कोई कुंजी बंद हो, ठीक है, तो ऑफ कंडीशन में हो तो इस वाले प्रतीक से दर्शाते हैं, ठीक है। देखो देखो बच्चों, तार संधि को हम ये सिंबल हो गया, और बिना संधि के तार क्रॉसिंग को ये वाला दर्शाते हैं। मान लीजिए बिना संधि के तार क्रॉसिंग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ऐसे हो गया, कोई यहाँ से कोई तार ऐसे चला गया, ठीक है, समझ आ रहा है, और ऊपर से कोई तार ऐसे आ रहा था, हम इसको ऊपर से ऐसे नहीं ना लेकर आएंगे बच्चों, यहाँ से लेकर आएंगे तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे ऐसे दिखाना है कि ऐसे एक वायर जा रहा है, ऊपर से एक वायर आ रहा है, तो इसको इस तरीके से करके दिखाना है कि मतलब ये दर्शा रहा है ना बच्चों कि ये एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, ये दर्शा रहा है, ठीक है। तो बिना संधि के तार क्रॉसिंग को ये वाला सिंबल दर्शाता है, ठीक है। विद्युत बल को आप जानते ही हैं, इस तरीके से ये विद्युत बल को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। और प्रतिरोध को आप जान ही रहे हैं, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रण, यानी धारा नियंत्रण को इसको या इससे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये वाला यूज होता है धारा नियंत्रण के रूप में, ये वाला ऐसे करके, ऐसे इस तरीके का सिंबल यूज ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह ये यूज होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, एमीटर को आप जान ही गए हैं, फर्स्ट में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। एमीटर ये हो जाएगा, वोल्ट मीटर आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ओम का नियम, अब हम आगे पढ़ेंगे ओम का नियम, ठीक है बच्चों। तो देखिए, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है बच्चों, तो इतना ही बस वीडियो को बस इतना ही तक रोक देते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इतना हम जितना पढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा देख करके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, तो हम समझा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ठीक है बच्चों, तो आप सभी से अलविदा लेते हैं अब, ठीक है। अब अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय आप सभी का, ठीक है, चलिए।